नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। कल हमने राजनांदगांव के एक दूरस्थ गांव आलीवारा की एक बच्ची आरती साहू की तस्वीर दिखाई थी। उस बेबस बच्ची की सिसकियों और आंसू के अर्थ को समझाने की कोशिश की थी। उस मासूम बच्ची के दर्द को छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समझा। रातों रात एक्शन लिया गया। राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल को फौरन उसकी औकात बता दी गई। भ्रष्टाचार के पुराने आरोपी अभय जायसवाल जैसे कई और लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में काबिज हैं। उनके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। बात फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई, जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार के लोकसभा सांसद विजय बघेल की, जिन्होंने कर्मचारियों के हितों में अपनी ही सरकार के विरुद्ध कुछ आवाज बुलंद की है। विजय बघेल के इस ऐलान को समर्थन मिला है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जैसे ही पत्रकारों के सामने कहा कि विजय बघेल मर्द आदमी है, तो उनके बगल में बैठे हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भौचक हो गए। वो मुस्कुराने लगे, लेकिन दीपक बैज ने जैसे ही अगली लाइन बोली तो चरणदास महंत का एक्शन भी सामान्य हो गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं विजय बघेल जी को। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, मर्द आदमी है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बाद उन्होंने पार्टी की अंदर की नाकामियों को बाहर निकालने का काम किया। धन्यवाद देता हूं उनको। और अपनी भी परवाह नहीं की ना हो जनता के लिए, इसलिए मैं विजय बघेल जी को मर्द बोल रहा हूं। मैं मर्द आदमी हूं और धन्यवाद देता हूं उनको। यही बात तो हम शुरू से कह रहे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल थे। सांसद विजय बघेल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। मोदी गारंटी का उल्लेख किया गया था, लेकिन विजय बघेल ने जिस तरह के तेवर दिखाए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही है कि अचानक विजय बघेल को ऐसी क्या जरूरत पड़ी, इस तरह की भाषा का उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया। जहां उन्होंने यहाँ तक कह दिया धीरे धीरे आग सुलग रही है। सीएम दिल्ली गए थे तो वहां मैंने उनसे चर्चा की, कर्मचारी की मांगों को पूरा किया जाए, अपनी हंसी मत उड़ाइए। अभी जब दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री जी, तब भी मैं प्रमुखता से इस बात के रखा हूँ कि आप लोग ज्यादा दिन इसको उलझाइए मत, अपनी हंसी मत उड़ाइए। अब अगर कर्मचारी आंदोलन में होंगे, उस आंदोलन में मैं खुद एक जिम्मेदार संयोजक आपने बनाया था और मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने इसको किया है। तो मोदी गारंटी झूठी ना हो, उस पर विश्वास बना रहे कर्मचारी अधिकारियों का। इसलिए इसको तत्काल आप निर्णय लीजिए, नहीं तो अब धीरे धीरे आग सुलग रही है। कब विस्फोट की स्थिति आ जाएगी मैं नहीं जानता, और उसमें मैं भी शामिल होऊंगा, ये मैं बोलूँगा। बीते 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में सांसद विजय बघेल के इस बयान की चर्चा हो रही है। हालांकि कोई खुलकर नहीं कह रहा है। कांग्रेस जिस तरह से विजय बघेल के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक असहज स्थिति हो गई है। अपने इस बयान के बाद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बाकायदा कर्मचारियों के पक्ष में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है शासकीय सेवकों को 4 स्तरीय समयमान वेतन का लाभ दिया जाए। केंद्र सरकार के समान गृह भाड़ा भत्ता और मध्य प्रदेश शासन की तरह छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण को 240 से बढ़ाकर 300 दिन किया जाए। एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है कि वो जनता की आवाज को रखे, उनकी मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़े रहे। यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन विजय बघेल ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह की टाइमिंग का इस्तेमाल किया, अंदर खाने उसकी खासी चर्चा हो रही है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि विजय बघेल अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वो भतीजे हैं। 2008 में उन्होंने उन्हें विधानसभा चुनाव हराया था, जिनके साथ उन्होंने लंबी राजनीतिक यात्रा की। विजय बघेल जो कभी पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, सन 2000 में कांग्रेस से बगावत कर उन्होंने चरोदा भिलाई नगर पालिका का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और वो अध्यक्ष बने। बाद में 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो पाटन से एनसीपी के कैंडिडेट के रूप में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़े, तब उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2008 के विधानसभा चुनाव में मिली सफलता
समझौता के बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार में उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया। हालांकि 2013 के चुनाव में वो सफल नहीं हो सके। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दी। 2019 में उन्हें लोकसभा की टिकट दी गई और वो रिकॉर्ड वोटों से जीते। उसके बाद यही जीत को उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोहराया और पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया था। इसी बात का जिक्र विजय बघेल कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी गारंटी का पालन होना चाहिए। यह गहराई से समझने वाली बात यह है कि मोदी गारंटी में और भी ढेर सारी बातें लिखी हुई है। 1 लाख सरकारी नियुक्तियों की बात भी लिखी हुई है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि ये नियुक्तियां चरणबद्ध तरीके से होगी। पार्टी फोरम में रखी हुई बातों को आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन जैसा कि विजय बघेल ने साफ तौर पे बताया कि दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी सीएम से मुलाकात हुई थी और क्या बातें हुई थी, इस पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुलकर अपनी राय रखी और अगले ही दिन पत्र भी जारी कर दिया। लगातार मौका देखकर दीपक बैज ने भी विजय बघेल के समर्थन में अपना बयान दे दिया। वैसे अंदर खाने की बात यह भी है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देवेंद्र यादव को लेकर पार्टी आला कमान जिस तरह से भूपेश बघेल को हाशिए में डालने की कोशिश कर रहा है, वहां दीपक बैज को भी अच्छी तरह पता है कि वो ज्यादा दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहने वाले, क्योंकि वो भूपेश बघेल की पसंद के हैं और कांग्रेस आला कमान यानी गांधी परिवार ने जैसा तय कर लिया है, जो सुप्रीम आदेश वहां से लगभग जारी हो चुका है। देवेंद्र यादव इस वक्त जेल में हैं, राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। भूपेश बघेल की कांग्रेस के अंदर चल रही मनमर्जी को समाप्त करने के लिए देवेंद्र यादव को आगे लाने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए इस बात की भी परवाह नहीं की जा रही है कि देवेंद्र यादव आखिर किस मामले में जेल में बंद है। अराजकता वाले मामले में जेल में बंद है, दंगा भड़काने के मामले में जेल में बंद है, एसपी कलेक्टर कार्यालय में जो आगजनी हुई उस साजिश में संलिप्त बताए गए हैं। लेकिन आजकल कांग्रेस के अंदर जिस तरह की बातों को रखा जा रहा है, जातिवाद का जहर घोलकर देश में जिस तरह का वैमनस्यता का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो कांग्रेस को एकदम सूट भी हो रहा है। इसलिए देवेंद्र यादव ही ज्यादा सूटेबल हैं। वैसे जाति और जाति का मुद्दा भूपेश बघेल की ओर से भी लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि होता है राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। अंदर खाने जो कुछ चल रहा है हम गहराई से उसकी पड़ताल कर रहे हैं। ढेर सारी कुछ और नई जानकारी भी हमारे पास चल कर आ रही है। मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भरसक कोशिश की जा रही है कि मोदी गारंटी और उन चुनावी वादों को पूरा किया जाए जिसे घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। सरकार बनने के शुरुआती 3 महीने के बाद चुनाव आचार संहिता लगी और 4 जून को जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई, अपेक्षाएं जो स्वाभाविक रूप से सामने खड़ी है उस पर गौर करना चाहिए कि आखिर किन किन मुद्दों को जल्द पूरा किया जाए, कौन सी मांगे प्राथमिकता के साथ पूरी की जानी चाहिए। चौक चौराहों पे लोग चर्चा कर रहे हैं सरकार की कार्यशैली के बारे में। स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया तो होगी ही। जनता अब जो पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है। बच्ची की आंसू को देखकर जब मुख्यमंत्री फौरन एक्शन ले सकते हैं, अभय जायसवाल जैसे भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी को हटा सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ गौर करना होगा। दुर्ग के एक और जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अरविंद मिश्रा इनका नाम है। इन्होंने नौशाद खान नामक उस प्रभारी प्राचार्य को A+ का सर्टिफिकेट दिया है जो साफ तौर पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, ऐसा खुद नौशाद खान ने लिख के दिया है। करीब 3 दशक से वो आदिम जाति विभाग के कर्मचारी रहते हुए बड़े ही रहस्यमय तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। लंबे समय तक वो दुर्ग और भिलाई के मुस्लिम बाहुल इलाके, पहले तकिया पारा, उसके बाद फरीदनगर में पदस्थ रहे हैं। उनके कार्यकाल में स्कूल शिक्षा विभाग की जमीन में, उन्हीं स्कूल की जमीन में मुस्लिम कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ। उनके विरुद्ध कई तरह के गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उनका सीआर लिखने वाले जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बड़े ही अज्ञात कारणों से उनके सीआर को A+ सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया है। हमारे पास इसके लिए कुछ कागजात उपलब्ध हुए हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसमें नौशाद खान का नाम लिखा है। 1995 में इनकी नियुक्ति आदिम जाति कल्याण विभाग में हुई थी। ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, ऐसा नौशाद खान ने लिख के दिया है, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से सरकारी खातों का संचालन किया, आर्थिक अनियमितता की।
ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है सरकार अपनी ओर से भरसक कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए कई पुराने बागड़ बिल्ले कुंडली मारकर बैठे हैं जो सिस्टम को खराब कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 40 लाख सरकारी स्कूली बच्चों का भविष्य जिनके ऊपर टिका हुआ है वो इस तरह से खुली बेईमानी करते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने महज 9 महीने हुए हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से कई गुना ज्यादा इसलिए है क्योंकि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल के भ्रष्टाचार और घोटाले एक एक कर जिस तरह से सामने आते रहे, जिस तरह का दुराचरण खुलकर सामने आया, जनता उनसे अजीज आ चुकी थी। जनता ने उन्हें बाहर बैठने का जनादेश भी इसलिए दिया है। नई बनी सरकार कुछ नवाचार करने के मूड में है। शायद यही कारण रहा होगा कि नए मंत्रिमंडल में अधिकांश नए चेहरों को मौका दिया गया। मौजूदा हालात में पुरानी गलतियों से सबक लिया जा रहा है। नंद कुमार साय के भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश की खबर पर यदि गौर किया जाए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिलहाल कोई भाव नहीं दिया गया है। करीब 4.5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर जिस तरह से वो पार्टी के मूल्यों की चर्चा करते रहे और एकाएक जिस तरह से भूपेश बघेल के पाले में चले गए, विधानसभा चुनाव के सिर्फ 1 साल पहले जिस तरह से जिस माहौल में नंद कुमार साय ने भूपेश बघेल का दामन थामा, वहां भूपेश बघेल उनकी कोठरी को लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। शायद यही कारण रहा होगा कि भूपेश बघेल अक्सर अपने सरकारी कामों में बेवजह नंद कुमार साय को अपने बगल में बिठाते थे। उन्हें CSIDC का चेयरमैन बना दिया गया। नंद कुमार साय को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो वापस भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़कर मिस कॉल देकर चुपचाप पार्टी में प्रवेश ले लिए। लेकिन राजनीति में मिर्च मसाला लगाने वाले लगातार एक बड़ा विमर्श खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नंद कुमार साय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई आयोजन क्यों नहीं किया। इस प्रश्न का बड़ा उत्तर यह है कि बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी ने अब अवसरवादी लोगों को भाव देना बंद कर दिया है। जिस तरह से 10 करोड़ नए सदस्य बनाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लिए 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। मिस कॉल के बाद नए बने हुए सदस्यों का परीक्षण भी होगा, उन्हें बाकायदा हार्ड कॉपी जारी की जाएगी। और भी कई हार्ड निर्णय आने वाले हैं जिस पर हम आगे विस्तार से विमर्श करेंगे। बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी के जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, वहां चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जब भी ऐसी चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने आता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 14वें पायदान से दूसरे और तीसरे क्रम के आसपास लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह से उनके बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट तक में चर्चा होती है, उनके विपक्षी भी उनके बुलडोजर एक्शन से घबराते हैं। बुलडोजर एक्शन के बारे में योगी बाबा का कहना है कि बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसा जिगरा भी चाहिए। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। लचर कानून, बेईमान न्यायिक सिस्टम से जनता अजीज आ चुकी है, इसलिए बुलडोजर एक्शन को खूब पसंद किया जा रहा है। भाजपा की यह कार्यशैली कांग्रेस के मंत्रियों को भी खूब पसंद आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भरी विधानसभा में शिमला शहर के बीचों बीच कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने अतिक्रमण कर एक मस्जिद बनाई, लोगों को परेशान करना शुरू किया, महिलाओं से छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस पर भरी विधानसभा के अंदर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपनी ही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। आज संजौली बाजार में छोड़ो परे लोअर बाजार में लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस?
ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। देश के बदले हुए हालात की बदली हुई राजनीति को जनता खूब समझ रही है। राजनीति समाज सेवा और देश सेवा का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।